लो जी, आ गए हम इस साल के आखिर में। रह गए हमारे पास आखिर के कुछ 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। तो देखो, देखते ही देखते ये 2020 भी निकल जाएगा और अगले साल आपके 3 महीने के बाद आपके पेपर होंगे मार्च में। तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है, क्या आपको एवरेज से नंबर लेकर आने हैं या फिर आपको आउटस्टैंडिंग नंबर लेकर आकर अपने आप को प्राउड फील करवाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो ये चॉइस आपको बनानी है। तो देखो, अभी तक जो भी था आपने नहीं पढ़ा या कोरोना के करके जो भी आपका मन नहीं लग पड़ा, आपको फील नहीं आ रही थी स्कूल वाली या चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, वो सब चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। वो सब चीज़ें गई। जो अभी आपके पास 3 महीने, लेकिन ये गलती मत करना कि इसको 3 महीनों को 3 महीने समझ के चलोगे, क्योंकि अभी इस महीने में नवंबर है, आपके फेस्टिवल्स आएंगे, दिवाली आएगी, कितना कुछ आएगा, तो हमारा जो टाइम पास होगा ही होगा। तो अभी पास ये जो है ना, आपके पास थोड़ा सा ग्रेस टाइम, तो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। और ठंड चल रही है, सर्दियां हैं, तो वैसे ही आपका आलस तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी जो आपका है ना सफिशिएंट टाइम है, आराम से शुरू कर दो और बहुत अच्छी तरह से आप 90-95% लेकर आ सकते हो। और अपने माइंड से ये बात निकाल दो, भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं तो बोर्ड की क्लास से डर लग रहा है, ये है वो है। तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीधा पहले 1 महीने पहले जाके पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 7 दिन पहले जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी बड़े आराम से 70-75 तक ले आते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आपको ये पता नहीं आपको पढ़ना क्या है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जाएगा ना, जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्यों पैनिक होना जब हमें पता है कि हम पढ़ सकते हैं। तो पैनिक स्टेज पे नहीं पहुंचना। जब 1 महीना रह जाता तब होती पैनिक स्टेज कि भाई सब क्या करे कैसे होगा, तो वो चीज़ पे आपको नहीं करना। तो अब आते हैं इधर। तो देखो, आपकी आज की वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को, सेल्फ स्टडी करें या स्कूल लगाएं, कहाँ जा रहा है हमारा टाइम समझ नहीं आ रहा, या फिर आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अब से पढ़कर हम 90-95 लेकर आ सकते हैं। तो गाइस, बहुत आराम से लेकर आ सकते हो। मैंने आपको बताया ना, सिलेबस आपका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको समझ के करोगे तो आप बहुत आराम से ले आओगे। और हमारे घर में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, घर के काम करने होते हैं, दोस्तों को अटेंड करना होता है, तो क्या करें। तो देखो, ये सारी चीज़ों का ना, जितनी तुम्हें प्रॉब्लम है सबका आज तुम्हें सोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में तुम्हें ये 5-6 चीज़ों का सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको देखना। तो अब बात करते हैं पढ़ने का ट्रिक। तो सिंपल सी बात है, पहले टाइम था आपके पास कि आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ते, नॉर्मल एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप हर पेज को प्रॉपर पढ़ते। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, ओके। तो अब वो नहीं है कि आप हर चीज़ को नॉलेज ले सकोगे, कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। और सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना था तो आप इतने अगर अक्लमंद होते तो आप पहले ही पढ़ लिए होते ना। अभी हमारा जो माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट है कि हमें मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। और वो कैसे लेके आने हैं, कम से कम स्ट्रेस लिए, मतलब लॉजिकली आपको पढ़कर और आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो यही हमारा टारगेट है, ठीक है। फिर आता है अब हमें पढ़ना कैसे है। तो देखो, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आपको सैम्पल पेपर भी पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं। अब इनसे क्या होगा, जब आपको पता लग जाएगा ना कि मुझे पढ़ना क्या है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगी। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है। मतलब वो ऐसे ही फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, फिर बाद में उनको पता लगता है यार ये तो इसमें तो कोई पेपर आ नहीं रखा। तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब वो कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर खोलोगे, आपको उसमें पता लगेगा कि इस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक में से मतलब हर साल क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब ये टॉपिक शॉर्ट इंपॉर्टेंट है ही है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना। तो वही बात है, आपको ऐसा 20% सिलेबस फाइंड आउट करना है जिसमें से आपके 80% मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है कि 20% सिलेबस करके आपके 80% मार्क्स बन जाते हैं बहुत आराम से। तो अब 20% सिलेबस कैसे मिलेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, जो टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो आपका 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इजी टॉपिक्स करने हैं। अब इजी टॉपिक्स का क्या मतलब, जो डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन है, न्यूमेरिकल है, जो ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से कर जाने ही जाने हैं। बिकॉज एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहता कि वो हमेशा टफ पेपर डाले, उनका ये माइंडसेट नहीं होता, उनको हर बच्चे के लेवल का पेपर डालना होता है। तो देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पॉइंट से हमने क्या करा, हमने टफ, मीडियम, हर लेवल का क्वेश्चन कर लिया। और बाकी जो इजी टॉपिक्स थे वहाँ से उसको हमने खुद अपनी तरफ से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया। तो ये चीज़ कर ली तो आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सब कुछ हो गया, ठीक है। मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे, ओके। तो अब बात करते हैं आपका टाइम टेबल के बारे में।
तो काफ़ी सारे को जो प्रॉब्लम आती है कि हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, तो देखो सिंपल सी बात है, आपका टाइम कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस में जा रहा है, होमवर्क पे जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ना अपना दिमाग लगाओ, क्या आपको हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लास लगाना ज़रूरी है? आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? आपके पास 6 से 7 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से 5 जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से क्या आपको 5 की ज़रूरत है? कोई बच्चा होगा जो लैंग्वेज का, जो उसका हिंदी सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छा होगा, कोई होगा जो एसएसटी में बहुत अच्छा होगा। तो जो सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, जिसमें आपको लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा अपने टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी आप ऑनलाइन क्लास स्किप कर दो ना। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, और जब आपके पास टाइम है जो बहुत ज़्यादा कम रह गया, आप एकदम अपने पेपरों के पास पहुंच रहे हो, ठीक है, तब तो वैसे आपके पास बहाना है कि भाई नहीं होता, स्किप कर दो। और जब हमने क्लास स्किप करते हो ना, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ कि भाई हमने क्लास स्किप कर दी, हमें नहीं समझ आता, ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू है, ये है, बता दो उनको, सो डैट कल को अगर तुम्हारे स्कूल से फ़ोन भी आता है तो उनको पता हो कि हमारा बच्चा नहीं क्लास लगा रहा, वो खुद उनको बात कर सके। और जो आपका अटेंडेंस का इशू आ रहा है काफ़ी सारे बच्चों का कि भाई हमें तो अटेंडेंस लगवानी होती है तो हम नहीं कर सकते स्किप, तो हमने ऑनलाइन क्लास ऑन करके छोड़ दो गाइस, इसमें कोई वो दिक्कत की बात है ही नहीं, छोड़ दो भाई साहब। और सिंपल सी बात है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है ना किसी भी चीज़ से, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर लगाओ। अगर आपको 1% का भी उसमें से बेनिफिट नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी मत लगाओ, तो वहाँ पर आपको 1 मिनट भी वेस्ट करना वेस्टेज की बात है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लास स्किप कर दे तो आपके पास लगभग यहाँ से 2 घंटे आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो देखो टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो टाइम टेबल से पहले हमें वो सारे डिस्ट्रैक्शन देखने होंगे जो हमें आकर रोक रहे हैं। कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन? हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है, हमें चैटिंग करनी होती है, फैमिली में आसपास भाई बहन है, मम्मा पापा है, कुछ ना कुछ काम कह देते हैं। लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें घर का काम करना होता है, घर संभालना होता है, तो हम कैसे करें दी, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन कम है। तो जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है इन सबका सोल्यूशन हमने इस टाइम टेबल में डाला है, ओके। तो पहली बात तो आपको जो भी है ना, आपको सुबह उठकर पढ़ना ही पढ़ना है। अब सुबह उठ के पढ़ने का क्या सीन है? तो गाइस जब भी आप सुबह उठ के पढ़ते हो ना, पहली बात तो सारी दुनिया सो रही है, ठीक है, मतलब आपके घर के लोग सो रहे हैं, बाहर गली में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चल रही, मतलब आपके भाई बहन सो रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं बैठा होगा जो आपको ऑनलाइन चैटिंग करेगा आपके साथ, तो सब सारी दिक्कतें हैं ना जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन, वो सब सो रहे हैं। तो तुम्हें उठ कर उस समय अपनी ज़िंदगी में से 4 घंटे उखाड़ लेने हैं। और ये ना सबसे बेस्ट फीलिंग होती है अगर तुम ये चीज़ करते हो, तो तुम्हें पता होगा कि मतलब सुबह उठ के जब सब लोग सो रहे हैं और आप उनके उठने से पहले अपना एक 4-5 घंटे का एक सिटिंग लगा चुके होते हो, ठीक है। कुछ बच्चे तो 3-3 बजे भी उठ जाते हैं। तो सुबह का एक टाइम ही अलग है। सुबह में जो आप चीज़ें पढ़ते हो ना वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होती है। जो चीज़ आपको नॉर्मल डे में टाइम लगा के याद होती है, आपको टाइम लगता है, वो आपको सुबह बहुत जल्दी याद होती है। ये खुद चीज़ आप पता करोगे, ओके। फिर आता है जब आपने सुबह लगा ली, ठीक है, उसके बाद आपको 1 घंटा ब्रेक लगा लेना है, ठीक है, सो जाना उसमें या कुछ खा पी लेना। उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो अपना वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। फिर 2 से 4 सो जाना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सुबह के आप उठे हो तो नहीं सोओगे तो सो जाना। अगर ऑनलाइन क्लास स्किप करते हो तो यहाँ पे बीच में सो लेना, ठीक है। फिर आता है 5 से 8, इसके बाद आपको एक स्टडी सेशन देना है। फिर उसके बाद 9 से 11 स्टडी देनी है। तो अगर आप ये देखोगे तो इसके बीच में आपका जो टाइम टेबल है ना, यहाँ पे आपको 8 घंटे की स्लीप मिल रही है, 8 घंटे का आपको स्टडी का टाइम मिल रहा है। अगर वही आप ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ 2 घंटे बचा रहे हो तो आपके लगभग आपके पास 10 घंटे आपके पास आ जाते हैं। एंटरटेनमेंट का भी आपको आराम से 3 से 4 घंटा मिल जाता है। तो अब तो ये था मॉर्निंग का टाइम और ये था इवनिंग में, ठीक है। अगर आपको रात को पढ़ना है तो रात का भी मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब रात वाले जो बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे उठेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो 2 बजे अपना पढ़ने बैठ जाएंगे और बीच में 3 घंटे सो जाएंगे क्योंकि उनको रात को बैठ के पढ़ना है। तो ये उनका है, उनके लिए भी सेम यही चीज़ें हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ मॉर्निंग का टाइम फॉलो करो, क्योंकि रात को ना आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ़ोन के चक्कर में, क्योंकि मम्मा पापा सो जाते, कोई रोकने वाला होता नहीं, तो हम नहीं कर पाते। और एक बात और बताती हूँ, ये तो था एक टाइम टेबल जो आप लोग मांगते हो कि हमें कोई टाइम टेबल बना के दे दो, लेकिन इसके जो एप्लीकेबल होने के चांसेस है ना ये 50% है। ये पक्का नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। आप 1-2 दिन इसको फॉलो कर लोगे, फिर तीसरे दिन कुछ हो जाता है, आपका कुछ काम मिल जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, आप नहीं कर पाते। इसके चांसेस 50% है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी जो आपका 100% श्योर आपने फॉलो करना ही करना है। मतलब वो टाइम टेबल आप खुद अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करोगे, अपने अकॉर्डिंगली खुद उसको बनाओगे, तो वो बेस्ट टाइम टेबल है। और एक बात और, जब भी आपको मॉर्निंग में पढ़ना है तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि हम ना मैथ्स या साइंस जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको हम अपने आसपास
किसी के पास बैठ के नहीं पढ़ सकते, हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारे आसपास कुछ चीज़ हुई नहीं, हमारा ध्यान भटक गया, तो ऐसे सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में पढ़ने हैं, ठीक है। और जैसे कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हो गए, वो आपको इवनिंग में पढ़ने, जब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जब आपको पता है कि हाँ ये इजी वाले सब्जेक्ट है, मैं बहुत आराम से पढ़ लूँगा। और नाइट में आपको रिवीजन 1 घंटा जो है, यहाँ पे आपको जो भी आपके दिन में पढ़ा ना वो सब रिवाइज करके सोना ही सोना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, चाहे आप 15 मिनट का रिवीजन दे के सो, चाहे 1 घंटा ना दे पाओ, लेकिन 15-10 मिनट जो भी आपने सारे दिन में पढ़ा है आपको वो पढ़ के ही सोना है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम देखना है। जब आपको लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल पीक पे है, तब आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ना है या वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। और जब आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तब आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपके लिए ईजी हो, ओके। तो ये सिंपल सा फंडा था। तो अब आते हैं वो बेस्ट टाइम टेबल जो आप 100% फॉलो करने ही वाले हो। तो देखो ये कस्टमाइज्ड टाइम टेबल है, अपने अकॉर्डिंगली आप जैसा आपको होगा आपका वैसा बन जाएगा। तो देखो जो बच्चा सुबह 4 बजे उठता है वो अपना 4 बजे से लेकर रात को अगर वो 10-11 बजे सोता है तो अपने 11 बजे के सारे घंटे यहाँ पे लिख लेगा। अब इसमें करा गया है, ये ऊपर आपके आ गई डेट, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ओके। तो जैसे जैसे आप चलोगे आपका ये टेबल पूरा बनता चला जाएगा और आपको एंड में जाकर ना जब आप 20-25 दिन ये करोगे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपकी क्या एवरेज आ रही है, आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। तो बात है 4 से 5, ठीक है। तो जो बच्चा सुबह उठ रहा है उसने 4 से 5 पढ़ा, ठीक है, उसने 4 से लेकर 8 बजे तक स्टडी सेशन लगाया। अब ये टिक का क्या मतलब है, स्टडी कर रहा है, क्रॉस का मतलब टाइम वेस्ट करा उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद ये है, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी। फिर उसने 9 से 1 बजे तक ऑनलाइन लगाया, फिर टाइम पास करा, फिर उसके बाद 3 घंटे फिर पढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये टिक हो जाएंगे जिससे आपको एक ओवरऑल थोड़ा व्यू मिलेगा। और साइड में ही आपको ऐसे डेज लिखने हैं कि डे 1 में मैंने क्या पढ़ा। डे 1 में मैंने सुबह 4 से 8 बजे बैठकर मैथ्स पढ़ा, साइंस की रिवीजन करी, साइंस का ये पढ़ा। फिर मैंने 2 से 4 क्या करा, मैंने 2 से 4 हिस्ट्री पढ़ी। 4 से 5 क्या करी, ये इसी की समरी है इधर, मतलब पूरा इसका बताया है कि डिटेल में हमने करा क्या। ऐसे टिक नहीं लगाना, आपको कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, ओके। 4 से 5 क्या करना, आपको सिविक्स करनी है। 6 से 7 आपने हिंदी करी। तो ऐसे ऐसे आपका पूरा एक बन जाएगा। और अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ रहे होगे, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप दिन में शायद 5 घंटे भी ना पढ़ पाओ, 2 घंटे भी ना पढ़ पाओ। तो आपको पता लगेगा कि भाई मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, कितना टाइम मेरे को यूटिलाइज आ रहा है। और अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 10 घंटे, बट एक्चुअल में वो 10 घंटे भी नहीं होते। जब आप 10 घंटे बैठते हो तो वो 10 घंटे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं 7-8 घंटे रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब हम पढ़ने बैठते हैं हम पढ़ने ही बैठ जाते हैं एकदम से। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो तो आप सुबह 4 बजे उठ के नहीं पढ़ने बैठते, 10-15 मिनट आपको नींद खोलने में, मूड बनाने में लगता है। तो वो लगभग 7-8 घंटे ही होते हैं जब तक आपको फील आती है पढ़ने की। तो ये बातें थी, ओके। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना घंटा दे रहे हो। और देखो अगर आप डेली का 5-6 घंटा 5 to 6 आवर्स दे रहे हो ना एवरेज, तो आपके बहुत आराम से 90 to 95% आ जाएंगे। तो इसमें कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि मुझे रोज़ 10-10 घंटे या 12-12 घंटे पढ़ने हैं, वो अभी टाइम नहीं आया। वो हम पढ़ेंगे जब 1 महीना रह जाएगा। अभी आप अगर दिन के 5 से 6 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना ये सब चीज़ें निकाल करना पढ़ते हो तो आप बहुत आराम से पढ़ लोगे। और आपको ना अभी चैप्टर को पूरा पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, कि आपको हर चैप्टर को डिटेल में नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर चैप्टर को अभी क्या करना है, अभी जो होते हैं ना 1 आवर का वीडियो आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा जिसमें सिर्फ 1 आवर में आपको पूरा चैप्टर करवा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो समरी है चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट सब आपको बताते हैं। तो वैसी वीडियोज़ देखो, उसमें आपको एक तो टाइम कम लगता है और उसमें आपको पता लग जाता है कि इस चैप्टर में है क्या। बाकी आपको खुद पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से, आपको सैम्पल पेपर से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर जो पेपर आते हैं मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई भी बुक ले आना, वहाँ से पढ़ो, ठीक है। नहीं तो साइट से, CBSE की साइट पर, जो भी आपकी बोर्ड की साइट है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है। क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ आपको पेपर अटैम्प्ट करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर तो आपने लिख कर करना है ना। तो वही बात है। अब ये जो हिसाब आप लोग लगाते हो ज़्यादातर लोग कि मेरे पास 16 चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है, लगभग इतने ही होंगे। और अगर मैं हर चैप्टर को 5 दिन भी देता तो मेरे पास 80 डेज है, मतलब कि 3 महीने में बहुत आराम से सिलेबस हो जाएगा। लेकिन ये ना एकदम बेवकूफ़ों वाली बात है, तो ऐसे मत करा करो। ऐसा तो है नहीं कि आपको हर चैप्टर में 5 दिन लगेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ पर आपके 10 दिन लग जाएंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके शायद 3 दिन में भी हो जाए। अब जैसे कि प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, 3 दिन में हो जाता है। अब मैथ्स में जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है उस पर आपको शायद
7-8 दिन लग जाए, वो बड़ा चैप्टर है। तो ऐसा नहीं सोचना, आपको डेली टारगेट बनाने हैं। डेली टारगेट करो कि आज का मेरा ये प्लान है, आज मुझे चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, इसकी ये रिवीजन करनी है। डेली टारगेट होना चाहिए, और जो टारगेट बना लिया ना उसको कंप्लीट करना है। लीनियंट नहीं होना कि भाई कोई बात नहीं, इमोशंस में बह जाते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता, एक बात सुन लो, कल कभी नहीं आएगा। हम कहते हैं जब सही टाइम आएगा ना, जब अपना टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, अपना टाइम आता नहीं, अपना टाइम लेकर आना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी सामने आती है, आपके पास टाइम है तो पढ़ लो ना। जब टाइम चला जाएगा फिर ऐसे रोते रहोगे, फिर कहोगे भाई तब टाइम था, तब तो हम पढ़े नहीं, अब टाइम उड़ गया। तो अभी टाइम है, पढ़ो। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी चलता जा रहा है और ये चलता ही रहेगा, ये आपके लिए वेट नहीं करेगा। डेली प्लान करना है। फिर आता है रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हम फिर एंड में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। तो रिवाइज करो, जितना हो सके उतनी चीज़ें हैं जो आपको रिवीजन करनी ही करनी है। रिवीजन नहीं छोड़ना। रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट लेना है, डेली रिवाइज करना है। ओके, टेस्ट का क्या मतलब है, जो भी चीज़ हमने पढ़ी है ना उसको आपने ऑरली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ आपने 3 से 4 बार अपने हाथ से लिख कर निकाल ली ना, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। मतलब वो आपको अगले 5-6 महीने तक तो वो चीज़ आपको नहीं भूलने वाली। 3 से 4 बार, एक बार जब आप पढ़ते हो तब लिख लो, कच्चा पक्का याद हो जाएगा। दूसरी बार अगले दिन लिख लो, फिर तीसरी बार जब आपको हफ्ते के एंड में करना है तब लिख लो। तो जब आप ऐसे से करोगे ना तो आपको वो चीज़ नहीं भूलेगी, क्योंकि पेपर तो लिख कर होना है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें अपने विचार लिखने कैसे पेपर में, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। आपने कह दिया मुझे बोल कर तो सब कुछ आता है लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अगला पॉइंट, आपको बोल बोल कर पढ़ना है। जो मर्जी हो जाए आपको बोल कर ही पढ़ना है। काफ़ी सारे बच्चे की दिक्कत क्या आती है, हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन हमारे अंदर से अपनी ही विचार शुरू हो जाते हैं कि आज ऐसा नहीं हुआ, अपने ही अंदर से बातें शुरू हो जाती हैं। या फिर जितनी भी दीन दुनिया के काम है ना, घर वालों के, या मम्मी कोई काम कह देती, पापा कोई काम कह देते, वो तभी याद आता है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी है। तो देखो गाइस, जो भी ऐसी आपको दिक्कतें आ रही है ना, इन सबका सिंपल सोल्यूशन है। आपको एक तो बोल बोल कर पढ़ना है, क्योंकि आपका माइंड एक टाइम पर एक ही जगह बोल सकता है ना। या तो आपके साथ बातें कर ले, या तो वो अपना जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को सुन ले। तो वो जो चीज़ आप बोल रहे हो वो उसी चीज़ पे सुनेगा। आपने उसको मौका ही नहीं देना कि वो आपको कुछ बोल सके। फिर आता है जो आपको दीन दुनिया के काम मिले हैं, आपके घर वालों ने काम दिए, उसका क्या करें। तो उन कामों को आप लिख लो अपनी लिस्ट में, ठीक है। अपने साइड पे एक पेपर रखो, कोई भी आपको काम याद आता है, यार मुझे इसको मैसेज करना था, ये असाइनमेंट बनाने था, मम्मा ने ये काम कहा था, तो वो सारे काम एक पेपर के साइड पे लिख लो, ठीक है। जैसे ही आप अपनी स्टडी लगा लोगे, आपने पढ़ लिया 3 घंटा, उसके बाद उठ के आपको पता रहेगा मुझे ये काम है, ये मैं काम भी नहीं भूला, काम का काम हो जाएगा, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो देखो एक बात याद रखना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना और सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, एक्शन, ठीक है। एक्शन नहीं लोगे तो सब कुछ वेस्ट है। सोचने से तो नंबर नहीं आएंगे 90-95%, एक्शन लेने से आएंगे। तो एक्शन कौन लेगा, एक्शन आप लोग लेोगे, ठीक है। तो नाउ गो एंड टेक द एक्शन, स्टार्ट स्टडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।